एक बार फिर से 12th क्लास के लिए लेकर के आए हैं। CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास, और यह क्लास 12th के अलावा JEE और नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी है। और इस क्लास को अच्छे से अटेंड करें, तभी इसका पूरा आपको लाभ मिल पाएगा। जैसा कि हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं कि क्लास को टोटल पीसफुल एटमॉस्फेयर में ही अटेंड करें, एक रूम में बैठें और अकेले हो, शांति हो, और उसके बाद उसको एकाग्रता से देखें, सुने और समझें, तभी आपको पूरी बात क्लियर हो पाएगी। इसके बावजूद अगर बात क्लियर नहीं होती है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखें, और उसके बाद भी कोई डाउट्स बनता है तो आप लोग हमसे जरूर पूछें। आपका हर डाउट हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है यह जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं, और जैसा कि आपने पहले समझा है, सपोज कर लेते हैं कि टू कंडक्टर्स A एंड B, दो चालक A और B हैं, और चालक A, कंडक्टर A में चार्ज Q1 है और कंडक्टर B में चार्ज Q2 है। ठीक है, और इसके बाद इसमें कंडक्टर A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V1 है, और इसका कितना है, V2 है। और साथ ही साथ हमें पता है कि V1 इज ग्रेटर देन क्या है, बोलो, V2 है। मतलब A का विभव B के विभव से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति में जो आवेश है, चार्ज है, वह चालक A से B की ओर फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, आवेश का प्रवाह A से B की ओर होगा। यहीं पर ध्यान देने की बात है। जब भी किसी भी कंडक्टर में, यहाँ कंडक्टर से तात्पर्य हमारे यहाँ मेटालिक कंडक्टर होगा, वायर लिया है हमने। जब भी किसी कंडक्टर में कोई चार्ज फ्लो होता है, ठीक है, कोई भी चार्ज फ्लो होता है, तो चार्ज के ऐसे फ्लो होने को हम एक पर्टिकुलर नेम से जानते हैं, और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, या हिंदी में इसे हम धारा विद्युत या विद्युत धारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, आप सोच लें, अगर Q चार्ज कितने में, T टाइम में किसी कंडक्टर वायर से फ्लो होता है, तो फिर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, नेचुरली Q/T होगा। तो यही Q/T मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट या धारा विद्युत के नाम से जानते हैं। और धारा विद्युत को हम डिनोट करते हैं किससे, बोलो, I से। मतलब जब भी कहा जाए कहीं पर भी कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, कोई आवेश बह रहा है, तो हमें इसका मतलब क्या समझना चाहिए, इसका मतलब समझना चाहिए कि उस तार से करंट बह रहा है, उस तार से धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट को मैथमेटिकली किस फार्मूले से बताया जाता है, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, डेफिनेशन आसानी से बोली जा सकती है कि 1 सेकेंड में
प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा विद्युत या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या अगर यूनिट में निकाला गया है तो फिर ये क्या है? यूनिट को क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। यूनिट क्या कहलाती है? दर, रेट। ठीक है, तो इस हिसाब से बोला जा सकता है कि समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? धारा विद्युत कहते हैं। इंग्लिश में बोलना है तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, ये डेफिनेशन सभी लोग आसानी से लिख सकते हैं। एक बार हम यहाँ पर डेफिनेशन फिर से बोल देते हैं। आपको अपने क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा व्हाट इज करंट। व्हाट इज करंट। ठीक है, राइट इट्स SI यूनिट। आल्सो डिफाइन इट। मतलब हिंदी में धारा विद्युत क्या है, इसका SI मात्रक लिखो तथा उसे भी परिभाषित करो। ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आंसर में आपको क्या देना पड़ेगा? आंसर में आप सबसे पहले लिखेंगे डेफिनीशन। क्या लिखेंगे? डेफिनीशन। या हिंदी वाले क्या लिखेंगे? बोलो, परिभाषा। ठीक है, इसमें क्या लिखना पड़ेगा? वही डेफिनीशन जो बोल दी हमने। एक बार हम फिर से बोल देते हैं। समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को धारा विद्युत कहते हैं। इंग्लिश में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई। हिंदी में इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अर्थात करके, दैट इज करके हम क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू Q अपॉन T। और यहां पर बताना पड़ेगा वेयर, जहां Q क्या है? चार्ज है। या हिंदी में क्या है? ये आवेश है। और T क्या है? टाइम है, समय है। ठीक है, तो ये अपना फार्मूला होगा। अब बारी आएगी इसकी SI यूनिट की। ठीक है, तो इसकी SI यूनिट, SI यूनिट, SI मात्रक। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, रियल में SI यूनिट होगी क्या? ये देखिए, Q क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। और अपॉन में क्या लिखा है? टाइम। टाइम का कितना होता है? बोलो, सेकेंड होता है। मतलब क्या कहलाएगा रियल में? कूलम इनटू सेकेंड का इनवर्स। ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड हिंदी में। और रियल में यही कूलम पर सेकेंड किस नाम से जाना जाता है? एम्पियर के नाम से जाना जाता है। इस बात को हम अनेकों बार क्लियर कर चुके हैं कि फिजिक्स में बहुत सारी यूनिट जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो यूनिट होती हैं साइंटिस्ट के नेम पर। उनको ऑनर देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी डिस्कवरी के लिए, योगदान के लिए बहुत सी यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर ही रखी गई हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एम्पियर क्या है? साइंटिस्ट ही है वास्तव में। यहाँ पर भी देख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, तो कूलम भी क्या है? वास्तव में साइंटिस्ट है ये। तो कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं करंट की यूनिट, और एम्पियर भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है? राइट है। ठीक है, अब हमें इसकी डेफिनीशन देनी है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या? डेफिनीशन ऑफ क्या? एम्पियर या 1 एम्पियर। हिंदी में एम्पियर की
परिभाषा लिख लेना, ठीक है। तो अपना फार्मूला रियल में क्या है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बस इसमें सब कुछ यूनिट कर दो, मतलब इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन I इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1 और T की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। I इज इक्वल टू कितना बोलो 1 एम्पियर। अब इसको इनवर्ड बोल सकते हैं, दैट इज करके या अर्थात लिख करके क्या लिखेंगे आप लोग, देखिए परिभाषा क्या है, धारा की परिभाषा क्या है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा विद्युत कहते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, वो है 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, यदि आवेश प्रवाह की दर, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा, यदि आवेश प्रवाह की दर कितना हो 1 कूलाम प्रति सेकेंड हो, तो बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। यदि आवेश प्रवाह की दर 1 कूलाम प्रति सेकेंड हो तो बहने वाली धारा को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। इंग्लिश में यही चीज लिखेंगे, इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलाम पर सेकेंड, देन फ्लोइंग करंट इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसा लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो डेफिनेशन बताई जा रही है 1 एम्पियर की, ये ट्रेडिशनल है, यह पुरानी परिभाषा है, और जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में नॉलेज नहीं था दुनिया को, तब तक ये सिर्फ चार्ज क्यू, आवेश ही चल रहा था, और ये हम प्लस क्यू चार्ज के हिसाब से ही बात को लिया करते थे, समझ रहे हैं। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई और प्रोग्रेस हुई साइंस की, तो इस प्रोग्रेस के बाद से बहुत सारी डेफिनेशंस बदल दी गई, और ये सब की सब किसके बेस पर हो गई है, ये इलेक्ट्रॉनिक बेस पर। तो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, उस डेफिनेशन को हम कन्वर्ट करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन के फॉर्म में। मतलब ये वाली कौन सी होगी, ट्रेडिशनल पुरानी परिभाषा होगी जो हम बताई हमने। अब मॉडर्न डेफिनेशन, या यूं कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, हिंदी वाले ऐसा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा में क्या बोलना पड़ेगा अपन को, देख सकते हैं क्या कहा गया, टाइम, इफ T इज इक्वल टू, बोलिए 1 सेकेंड लिया गया, अब Q कितना लिया गया था, Q इज इक्वल टू भी कितना लिया गया बोलो 1 कूलाम। इसको हम बढ़ाते हैं आगे, आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, और इस क्वांटीकरण के हिसाब से कितना होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है, क्या होता है NE, और यहां पर N क्या है, N है 1 2 3 अप टू, NE पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एंड E इज इक्वल टू, समझ रहे हैं, N क्या है पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक है ये, और E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, समझ रहे हैं। तो बस ये पहले हम लगाते हैं वैल्यू यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम स्थान में कितना लगाएंगे, हम बोलो NE लगाएंगे, और फिर क्या लिखेंगे बोलो 1, इसको और आगे बढ़ाएं हम, तो क्या आएगा बोलो N इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा बोलो E आएगा, और आगे बढ़े अगर हम तो क्या आएगा बोलो E की वैल्यू लगाएंगे हम, E की वैल्यू कितनी होगी बोलो 1.6 इंटू 10 पावर
-19 होगी। अब इसको डिवाइड करें, कितना आएगा 0.625। इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा और साइंटिफिक लिखते हैं हम, तो इसको 10 पावर 18 इंटू 10 कर सकते हैं और 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 6.25, और ये 19 से कितना लिखना पड़ेगा अपन को 18। ये किसकी वैल्यू है, n, और n का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऊपर देखिए किसके लिए लिखा गया है, ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड किसके लिए है वास्तव में, ये यहां पर अपन बता सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं इसको कि फॉर I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, मतलब ये I इज इक्वल टू 1 एम्पियर के लिए ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, t की वैल्यू 1 सेकेंड हो और q की वैल्यू कितनी हो, 1 कूलाम हो। अब q क्या है, चार्ज है, आवेश है, उसका मान कितना है 1 कूलाम। रियल में 1 कूलाम तो होता ही नहीं है, ये एक सिर्फ कल्पना है, ओनली कैसा है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट है ये, सिर्फ हम इसकी कल्पना करते हैं कि एक कूलाम होता है। रियल में नेचर में ये पाया नहीं जाता है 1 कूलाम। तो अब इसको कन्वर्ट किया अपन ने कैसा, इलेक्ट्रॉन में, तो आगे बढ़ा दिया इसी को, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलाम का मीनिंग क्या निकल आया, उसका मीनिंग निकल आया क्या, N इज इक्वल टू कितना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ कि अगर एक सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाए, एक सेकेंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 पावर 18 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, बहने वाली धारा क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हम अर्थात करके या दैट इज करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये हम बोल रहे हैं, आप लोगों को लिख लेना है, ये ठीक है, सिस्टमेटिक लिखने में टाइम लगता है थ्योरी को, तो हम लिख नहीं रहे हैं। यदि एक सेकेंड में बहने वाले आवेशों की संख्या 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दैट इज करके, इफ नंबर ऑफ flowing of electron is 6.25 into 10 power 18, then फिर से सुन ले इसको, if number of flowing of electrons in 1 second is 6.25 into 10 power 18, then flowing current is called या known as क्या, 1 एम्पियर। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी 1 एम्पियर की। ठीक है, अब यहां पर हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, धारा विद्युत के बारे में, इसमें आप लोगों को भ्रम नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वायर लेना पड़ेगा, एक मेटेलिक वायर लेना पड़ेगा, और वो मेटेलिक वायर यहां पर हम लेते हैं, ये देखिए, और उसी में हम आप लोगों को पूरा क्लियर करेंगे। ये देखिए मेटेलिक वायर लेते हैं, ऐसा, ये देखिए, ठीक है, और इसमें ये देख सकते हैं आप लोग,
इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है, ये बात अपन को समझनी है। ये देखिए, ये है। इसमें आप कल्पना करें कि इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये यहां पर हमने लिख दिया I, क्या लिख दिया? I। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब समझें आप लोग कि जो चार्ज Q है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। आवेश Q जो होता है वह भी इसी डायरेक्शन में। आवेश Q का मतलब क्या है वास्तव में? प्लस Q, ठीक है। अब इसके बाद आप सोचें कि किसी भी मेटल में अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डायग्राम में अपन दिखा सकते हैं। ऐसे ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं। ये सभी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स है। ये अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, डायरेक्शन में है, और पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फ्लो किस डायरेक्शन में होता है? इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के मुकाबले कैसा होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पर ये मेटेलिक वायर है, ये इसको बड़ा करके बता दिया गया है। ये क्या है? मेटेलिक वायर है। समझ रहे हैं बात को? एक बात ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रिक करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि इस तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है? हाई है, और इस तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कैसा है? वो लो है। मतलब ऐसा कह सकते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव है और यहाँ क्या है? नेगेटिव है। या यूं कहा जाए, बेसिक बात यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर हाई होगा इस टर्मिनल में, और इस टर्मिनल में या छोर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव क्या होगा? कम होगा, ठीक है। विद्युत विभव इस सिरे A पर क्या होगा? ज्यादा होगा, और सिरे B पर क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हैं बात को? तो और हमने पढ़ा है कि अगर विद्युत विभव का मान जिस टर्मिनल में जिस सिरे पर ज्यादा होता है, वहां से धारा का प्रवाह कहाँ होता है? नीचे वाले की ओर होता है, जिस तरह विद्युत विभव क्या होता है? कम होता है। मतलब टर्मिनल, ध्यान देंगे, ये इलेक्ट्रिक वायर है। मतलब आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि दूसरे डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर ये कोई कंडक्टर या कोई ना कोई चालक होगा। कहाँ पर? ऐसा आप देख सकते हैं, इस तरफ, ऐसा इस छोर में ये बड़ा सा कंडक्टर जो हमने पहले बताया था, ये पढ़ा करके देखो, ये कंडक्टर चालक है जहां पर क्या बोला जा सकता है? विभव V1 है, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी ऐसी बना दिया जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर विभव कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा। और ये क्या है? कनेक्टिंग वायर है, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ये बार बार आप लोगों को ये कंडक्टर यहाँ अलग से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पोजीशन दिखाई नहीं जाएगी। सिर्फ अब क्या पढ़ना पड़ेगा अपन को? सिर्फ पढ़ना पड़ेगा ये वायर रहेगा,
अंडरस्टूड रहेगा कि इसके टर्मिनल, मान लो करंट यहाँ से ए से बी की ओर जा रहा है, तो हमें अपने आप समझना पड़ेगा कि हाँ ए की तरफ विभव का मान ज्यादा है और बी की तरफ विभव का मान क्या है, कम है। इस वजह से इलेक्ट्रिक करंट या धारा कहाँ से ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है। एक बार और इसको रिमाइंड करते हैं, आप लोग अच्छे ढंग से इस बात को सुने समझें। अगर इलेक्ट्रिक करंट जिस डायरेक्शन में जाता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में है, तो अपने आप हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। जबकि अगर धन आवेशों की बात की जाए तो कहाँ जाएंगे वो, जिस तरफ क्या है इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। रियल में कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी जा रहे हैं, यहाँ से धन आवेश भी आ रहे हैं, दोनों में टक्कर क्यों नहीं हो रही है। ये संपूर्ण बातें आपको माइंड में खारिज करनी है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, बोलने का नजरिया है, बोलने का तरीका है। कैसे, चलो छोटे से एग्जाम्पल से आप लोगों को बताते हैं कि ये कैसे समझा जा सकता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक है। अब ए के पास कितने बहुत सारे पैसे हैं, कितने हैं, मान लो उसके पास मान लो 50,000 है। कितने हैं बोलो, 50,000 है। और बी के पास वास्तव में नहीं है पैसे, बी के पास नहीं है। तो बी ने क्या किया कि ए से कुछ लोन ले लिया। मान लो उसने कितना ले लिया, 5,000 ले लिया। कितना ले लिया, 5,000। तो रियल में क्या है, हम बोलेंगे कि ए के पास पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन बी कैसा है, ऋणी है, उसके पास बिल्कुल नहीं है, बल्कि कर्जे में है। वो किसमें है, कर्जे में है, लोन में है। लेकिन फिर भी हम कैसा बोल सकते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में, बी वाला कह सकता है कि आई हैव -5,000 रुपीज, मेरे पास कुल 5,000 ऋण 5,000 रुपए हैं। तो सुनने में कैसा लग रहा है, ऋण 5,000 रुपए हैं, ऐसा लगता है उसके पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। जबकि रियल में जो है वो उसके हैं ही नहीं, वो किसके हैं, दूसरों से उधार लिए हुए हैं। तो ये कहने का तरीका, दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो बी है उसके पास 5,000 का कर्जा है, ठीक है, उधार है। तो दोनों बातें उल्टा लगती हैं बोलने में, समझ रहे हैं। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि 4 में से 1 को सबट्रैक्ट करो, 4 में से 1 को घटाओ, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 4 में से 1 को घटाओ। एक सेंटेंस ये हुआ। अब दूसरा सेंटेंस एक और हम बोल देते हैं, 4 में से -1 को जोड़ो। समझ रहे हैं बात को, 4 में 1 को घटाओ, एक सेंटेंस ये है। दूसरा क्या है, 4 में -1 को क्या कर दो, ऐड कर दो। दोनों सुनने में उल्टा लग रहे हैं, एक में घटाने को बोला जा रहा है, एक में जोड़ने को बोला जा रहा है, लेकिन रियल में दोनों का मतलब क्या है, सेम है। क्योंकि यहाँ 1 बोला गया, यहाँ -1 बोला गया है। ऐसा ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज की बात बोली जा रही है, ये क्या है, दो कॉन्सेप्ट हैं। ये क्यू वाला क्या है, ट्रेडिशनल पुराना वाला, पुरानी अवधारणा में चलता है, और जो इलेक्ट्रॉन वाला है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर चलता है, ठीक है। तो इस बात का सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो आज के इस छोटे से प्रश्न को अपनी फेयर कॉपी में जरूर कंप्लीट करेंगे, और इसको क्वेश्चन को बदलकर भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसकी पुरानी और नई, या धारा विद्युत से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखो, और एसआई मात्रक की पुरानी और नवीन परिभाषा लिखो। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि धारा विद्युत से आप क्या समझते हैं और उसका एसआई मात्रक लिखो, तथा इसकी इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा भी दो, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट
राइट SI यूनिट आल्सो डिफाइन 1 एम्पियर विथ इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन। ठीक है, मतलब दोनों परिभाषाएं देने के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने जैसा आप लोगों को बताया सिस्टमेटिक, वैसा ही करके आप लोग पूरी परिभाषा लिखें। इसमें शुरू से लेकर के लास्ट तक, यहाँ तक n = 6.25 वाली डेफिनेशन भी लिखना है। ठीक है, आशा है कि आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से अटेंड किया और अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। और अगर आ चुका है तो इसकी प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए और भी सोचिए और कुछ न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करिए। कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करते रहिए, क्योंकि फिजिक्स का एक मूल सार न्यूमेरिकल्स में ही आता है। तो आज के लिए इतना ही है, कल एक बार फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें।